नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है एक गरीब की बेटी का नसीब और उसके लगभग 8 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 9वां पार्ट है। आपको वो 8 पार्ट पहले पढ़ने होंगे, उसके बाद ये पार्ट आपको समझ में आएगा। तो वो पार्ट पढ़ने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिएगा, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर जाकर क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियोस वहाँ पर मिल जाएंगी। तो उसको पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को इस पार्ट को हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखो रामू, खेती तो बटाई पर भी दी जा सकती है और श्यामू को अगले साल तुम अपने साथ रख सकते हो। सूरत में खूब अच्छे इंस्टीट्यूट है, वहाँ अच्छे से पढ़ भी लेगा। तुम्हें मैं वहाँ पर एक छोटा सा घर भी किराए पर दिलवा दूंगा। तुम दोनों भाई आराम से रह भी सकते हो। रामू अपने भाई श्यामू से बात करता है। श्यामू की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। उसे वही बात याद आती है कि कैसे सीलो दीदी भी उसकी पढ़ाई के लिए बोल के गई थी। श्यामू सोचता है, यह सब मेरी पढ़ाई के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अब मुझे भी जी जान लगाकर उनकी आस पर खरा उतरना होगा। श्यामू अपना दिल कठोर करके कह देता है, भाई आप जाओ, मैं यहाँ मामा मामी के पास आराम से रह लूँगा। आप मेरी बिल्कुल भी चिंता ना करें। श्यामू ने रामू से कह तो दिया, पर उसका दिल ही जानता था कि उसने कैसे अपने आप को भाई के सामने रोक के रखा था और बाद में वो कितना रोया था, कभी माँ को याद करके, कभी पिताजी को याद करके। माँ, कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। क्यों चली गई तुम हमें छोड़कर? शीलो और रामू दोनों भाई बहन श्यामू को समझा देते हैं कि श्यामू, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ मामा के पास रहो, हम तुम्हारे रहने और खाने और पढ़ाई की पूरी व्यवस्था करते रहेंगे। अगर किसी भी तरीके की दिक्कत हो तो हमें फ़ोन पर बता सकते हो। वैसे हमारे मामा मामी बहुत अच्छे हैं, वह तुम्हें बहुत अच्छे से रखेंगे। यह तो तुम्हें पता चल ही गया होगा। हाँ दीदी, मामा और मामी के यहाँ रहने के बाद तो मुझे किसी भी तरीके की कोई तकलीफ़ नहीं हुई है। श्यामू को प्यार से गले लगाकर नम आँखों से विदा लेकर शीलो और रामू दोनों रघुनाथ के घर आ जाते हैं। रामू शीलो के साथ आता है रघुनाथ की फैक्ट्री में काम करने के लिए। रघुनाथ रामू को अपनी फैक्ट्री में सबसे पहले वर्कर का काम देता है। रामू मेहनत मजदूरी करता था तो मेहनती तो था ही, इसलिए फैक्ट्री में भी काफ़ी अच्छी मेहनत करता है और चंद दिनों में ही रघुनाथ का सबसे प्रिय वर्कर बन जाता है। अब समय आ गया था कि रघुनाथ उसे सभी मजदूरों का सुपरवाइज़र बना दे ताकि उसी की देखरेख में सभी मजदूर काम करें। रघुनाथ ने अब रामू को सुपरवाइज़र बना दिया था, उसे अच्छी पगार भी देने लग गया था। श्यामू का 10वीं का रिजल्ट आने वाला था। रामू 10-15 दिन में एक बार अपने भाई श्यामू से मिलने जाया करता था। कभी कभी शीलो को भी लेकर जाता था, परंतु शीलो और रामू अक्सर श्यामू से बातें कर लिया करते थे। श्यामू ने शीलो को बताया कि उसके सारे पेपर बहुत अच्छे हैं, विज्ञान के पर्चे में तो उसे पूरे नंबर मिलने वाले हैं। कुछ दिन बाद ही श्यामू का रिजल्ट आ गया और श्यामू ने स्कूल टॉप किया। रिजल्ट के अगले दिन रामू छुट्टी लेकर मामा के घर आ गया। स्कूल के सभी टीचर श्यामू से मिलने घर पर आए। सभी ने श्यामू की खूब तारीफ़ की और बधाइयाँ दी। मास्टर जी ने बताया कि श्यामू ने 87% अंक हासिल किए हैं और विज्ञान में तो पूरे 100% अंक मिले हैं श्यामू को। विज्ञान के मास्टर जी ने कहा, श्यामू अगर तुम चाहो तो 11वीं में विज्ञान विषय लेकर डॉक्टर बन सकते हो। श्यामू ने डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या करना होगा ये सब जानकारी भी ले ली। तभी रामू ने पूछा, गुरुजी इसमें कितना खर्चा आएगा? तब गुरुजी ने बताया कि वैसे तो खर्चा बहुत आता है, परंतु श्यामू होशियार है तो कोई ना कोई इंस्टीट्यूट इसे स्कॉलरशिप दे देगा, जिससे इसे अपने MBBS में सहायता मिलेगी। स्कॉलरशिप क्या होती है? श्यामू ने पूछा। तब गुरुजी ने बताया कि जो बच्चा पढ़ाई में होशियार होता है, इंस्टीट्यूट उसकी फ़ीस खुद भर देता है, मतलब उसको छात्रवृत्ति देता है, जिससे उसकी पढ़ाई का खर्च इंस्टीट्यूट खुद वहन करता है। तो गुरुजी इसके लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले 11वीं क्लास में विज्ञान विषय के साथ पढ़ाई शुरू करो, साथ में तुम PMT की तैयारी भी करते रहोगे।
जब तुम 12वीं पास कर लोगे तब एक ऑल इंडिया का कॉमन टेस्ट होता है PMT। यदि तुम उसमें पास हो जाते हो तो फिर तुम्हें MBBS के लिए कॉलेज सेलेक्ट करना होगा। ठीक है गुरुजी, मैं अपने भाई को डॉक्टर ज़रूर बनाऊंगा। रामू श्यामू को लेकर सूरत आ गया और श्यामू का विज्ञान विषय लेकर 11वीं क्लास में दाखिला करवा दिया। अब श्यामू पहले से भी ज़्यादा पढ़ाई करने लग गया था। स्कूल से आने के बाद श्याम का खाना बनाने में रामू की मदद ज़रूर करता था, बाकी समय पढ़ाई में लगा था। पहले तो रामू का खाना सीलो बना दिया करती थी, फिर धीरे धीरे रामू ने खाना बनाना सीख लिया और श्यामू को भी सिखा दिया। अब तीनों भाई बहन आराम से रहते थे। रामू गांव जाकर खेती को बटाई पर दे आया था। गर्मी के दिन थे। दोपहर में सीलो खाना बनाने की तैयारी कर रही थी कि तभी चीनू दौड़ती हुई आई और बोली, दीदी दीदी देखो, दादी को पता नहीं क्या हो गया, दादी को बहुत उल्टियाँ हो रही है। सीलो सारा काम छोड़कर दादी के पास गई। दादी को उल्टियाँ हो रही थी। सीलो ने दादी को नींबू पानी बनाकर दिया और कुछ छोटे मोटे घरेलू उपचार किए, परंतु 4-5 घंटे हो गए थे। दादी को उल्टियाँ रुक ही नहीं रही थी। शाम तक दस्त भी शुरू हो गए। सीलो ने रघुनाथ को फ़ोन किया, साहब आप जल्दी से घर आ जाइए, अम्मा को उल्टी दस्त हो गए हैं और घरेलू उपचार तो कर लिए हैं परंतु कोई फ़ायदा नहीं है। रघुनाथ तुरंत आया, अम्मा को लेकर डॉक्टर के पास गया और हॉस्पिटल में अम्मा को भर्ती करवा दिया। डॉक्टर ने अम्मा को ग्लूकोज चढ़ाया। 1-2 दिन हॉस्पिटल में ही भर्ती रखने को बोला। रघुनाथ अम्मा के पास हॉस्पिटल में ही रुक गया और उन्होंने शीला को जग्गू के साथ घर भेज दिया। रघु ने रामू को बता दिया कि वह 1-2 दिन नहीं आ पाएगा, तब तक फैक्ट्री को अच्छे से संभाले। अगले दिन डॉक्टर जब राउंड पर आए तो डॉक्टर ने कहा, अम्मा को उल्टी दस्त के साथ साथ पीलिया की शिकायत भी है, जिससे उनके खून का पानी बनने लग गया है। अम्मा की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। तभी डॉक्टर ने कहा कि अम्मा को खून की ज़रूरत है। रघु ने अपनी माँ के लिए खून दे दिया। शीलो रोज़ घर से खाना बनाकर हॉस्पिटल पहुँचाती। चीनू और दीपू को भी दादी से मिलवाने के लिए लेकर आती और शाम को वापस जाकर दोनों बच्चों को सुलाती और घर का काम करती और भगवान से प्रार्थना करती कि अम्मा जल्दी से ठीक हो जाएं। अगले दिन दादी की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। डॉक्टर्स ने बताया कि दादी में खून बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, उसे वापस खून की ज़रूरत है। जो कल खून चढ़ाया था उसका भी पानी बनना शुरू हो गया है। रघु ने आज फिर ब्लड देने के लिए कहा तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि कल ही आपकी 2-3 बोतल खून निकाल लिया है, इतनी जल्दी इतना खून निकाल दिया जाएगा तो आप कहीं तबीयत आपकी ना बिगड़ जाए, इसलिए आपको ब्लड की व्यवस्था कहीं और से करनी होगी। रघु ने ब्लड बैंक से पता किया तो अम्मा के ब्लड से मैच होता हुआ ब्लड बैंक में नहीं था। रघु ने रामू को फ़ोन करके कहा कि यदि उनके वर्कर्स में से कोई भी उनकी माँ के लिए खून दे देगा तो वह उन्हें मुंह मांगे दाम देंगे। और रघु ने एक नर्स को हायर कर लिया था जो उसकी माँ की देखभाल करती थी। रघु ने उस नर्स को फैक्ट्री भेज दिया कि जो भी ब्लड देने को तैयार हो उसका वही ब्लड ग्रुप चेक कर सके, क्योंकि सभी वर्कर्स का हॉस्पिटल में आना संभव नहीं था। नर्स फैक्ट्री पहुंची तो सबसे पहले रामू ने कहा कि मैडम मेरा ब्लड टेस्ट कर लो। नर्स ने जैसे ही रामू का ब्लड टेस्ट किया तो रामू का ब्लड अम्मा के ब्लड से मैच हो गया। रामू ब्लड देने के लिए तैयार हो गया। रामू हॉस्पिटल आया और 3 बोतल ब्लड अम्मा को दे दी। तब रघु बोला, रामू तुम्हें इसके बदले जो चाहिए तुम मुझसे मांग सकते हो। रामू ने कहा, साहब मुझे इसके बदले कुछ नहीं चाहिए, यह तो मेरा फ़र्ज़ था। यदि आपकी माँ की जगह कोई और भी होती और अगर उससे भी मेरा ब्लड मैच कर जाता और अगर उसे उसकी अति आवश्यकता होती तो मैं उसे भी ब्लड दे देता। रघु की रामू से आत्मीयता और भी बढ़ गई। रघु ने कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मेरी फैक्ट्री में तुम आजीवन कार्य कर सकते हो, मैं तुम्हें कभी भी नौकरी से नहीं निकालूंगा। रामू ने रघुनाथ से कहा, साहब हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। रघुनाथ ने कहा, हाँ बोलो रामू, क्या बात है। साहब वैसे तो हमारी बहन को आपने ख़रीदा है, उस पर आपका पूरा हक है, परंतु हमारे माँ बाप की इच्छा थी कि हमारी बहन की शादी
एक अच्छे परिवार में हो और किसी भी लड़की की शादी करने के बाद ही उसका घर होता है। मुझे नहीं पता मैं क्या कह रहा हूँ, परंतु बस मेरी यही इच्छा है कि मेरी बहन की शादी हो जाए। अगर कोई ऐसा लड़का आपकी नज़र में हो, उससे हम अपनी बहन की शादी कर दें, फिर भी वह आपके घर काम करती रहे। रघुनाथ लंबी सांस लेकर, इस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। और रामू वहाँ से फिर फैक्ट्री चला गया। रघु की अनुपस्थिति में रामू फैक्ट्री में काफ़ी अच्छे से काम करता। सुबह जल्दी आता, फैक्ट्री बंद होने के बाद ही जाता था। अब अम्मा की हालत स्थिर हो गई थी, परंतु उसमें सुधार नहीं था। डॉक्टर्स से लगातार अपनी कोशिश किए जा रहे थे। इसी तरह कुछ दिन और गुजर गए। एक शाम रघुनाथ अपनी माँ के पास बैठा था तो माँ बोली, रघुनाथ बेटा, मेरा तो पता नहीं, जब तक शरीर में प्राण है मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। बेटा क्या तुम मुझे दोगे? रघुनाथ ने कहा, ये कैसी बातें कर रही हो माँ, आपको अपने ही बेटे से कुछ मांगना पड़ेगा? आप तो बस मुंह से निकालिए, आपके हर शब्द मेरे सिर माथे पर। अब माँ ने रघुनाथ का हाथ पकड़ते हुए कहा, एक पराई लड़की को अपने घर में कब तक रख सकते हैं बेटा? मैं क्या कहती हूँ कि लड़की अच्छी है, तुम्हारे बच्चे भी उससे बहुत घुल मिल गए हैं और उसका स्वभाव व्यवहार भी हमने देख लिया है। अब तो मुझे विश्वास भी हो गया है कि वह मेरे बच्चों के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करेगी। तो क्यों ना शीलो से तुम शादी कर लो, ताकि वह इस घर में इज्जत के साथ रह सके और बच्चों को माँ भी मिल जाए। रघुनाथ के दिल में तो ये बात पहले ही आ चुकी थी, इसलिए उसने बिना कोई सवाल जवाब के ही माँ से हाँ में हाँ मिला दी। रघुनाथ ने रामू से कह दिया, तुम्हारी परेशानी थी उसका हल निकल लिया है और हमने वह लड़का भी देख लिया है जिससे हम शीलो को की शादी करवाना चाहते हैं। क्या तुम वह एक लड़का देखना चाहोगे? रामू ने कहा, साहब ज़रूर हम लड़का देखना चाहेंगे। तो फिर तैयारी करो अपने बहन की शादी की। हम चाहते हैं कि हम आपकी बहन से शादी कर लें। रामू की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि वो अब तक जान चुका था कि रघुनाथ एक अच्छा आदमी है, पर फिर भी शीलो से पूछना ज़रूरी था। शाम को रामू शीलो के पास आया और शीलो को सारी बात बताई। शीलो ने कहा, भाई जैसा आप ठीक समझो, वैसे भी इस घर में तो मुझे काम करना ही है, मुझे इससे कोई ऐतराज़ नहीं है। अम्मा ने रघुनाथ से फिर कहा, बेटा मेरा कुछ पता नहीं है, मैं चाहती हूँ अगर तू शीलो से शादी करने को तैयार है, अगर वह लड़की भी तैयार है, तो मेरी बूढ़ी आंखें तुम्हारी शादी देखकर तृप्त हो जाएंगी और मैं सुकून से मर सकूंगी कि मेरे बेटे का घर एक बार फिर से बस गया। रघुनाथ, माँ आप भी कैसी बातें कर रही हो, आपको कुछ नहीं होगा। बेटा अच्छी बात है, कुछ नहीं हो तो, पर कुछ हो गया तो मेरी आत्मा तो शांति नहीं मिलेगी ना, इसलिए मेरे जीते जी तू शादी कर ले। ठीक है माँ। अगले दिन रामू अम्मा से मिलने आया तो रघुनाथ ने रामू से बात की तो रामू ने कहा, साहब हम गांव जाकर शादी करना चाहते हैं, परंतु माँ हॉस्पिटल में भर्ती है, मैं गांव जाकर शादी कैसे कर सकता हूँ? तभी अम्मा बोली, क्यों गांव जाकर शादी क्यों नहीं कर सकते? अरे मैं अभी कोई मर नहीं रही हूँ, जब तक मेरे बेटे की शादी नहीं होगी मुझे कुछ भी नहीं होगा। रामू बेटा तू जाकर अपनी बहन की शादी की तैयारियां कर, हम बारात लेकर आएंगे। शाम को डॉक्टर राउंड पर आया तो अम्मा ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मैं 2-4 दिन के लिए छुट्टी लेकर घर जाना चाहती हूँ। डॉक्टर ने कहा, अम्मा आपकी तबीयत सही नहीं है, आपको छुट्टी नहीं मिल सकती, आपको टाइम पर दवाइयाँ और केयर की सख्त ज़रूरत है। पर डॉक्टर साहब दवाइयाँ तो मैं घर पर भी ले सकती हूँ, नर्स है मेरे साथ, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डॉक्टर बूढ़ी अम्मा को समझाने की बहुत कोशिश करता है, मगर बूढ़ी अम्मा नहीं मानती और डॉक्टर को 3-4 दिन छुट्टी देने के लिए मना लेती है। डॉक्टर रघु से कहता है कि आप अम्मा को घर तो ले जा सकते हैं, परंतु इन पर लगातार निगरानी रखनी होगी। रामू और श्यामू गांव में शीलो की शादी की तैयारी करने के लिए आते हैं और अपने मामा मामी को बता देते हैं। उनके मामा मामी भी शादी की तैयारी में लग जाते हैं। रामू अपने गांव जाता है, अपनी झोपड़ी को सही करवाता है और शादी की तैयारियों के लिए शामियाने, हलवाई वगैरह की व्यवस्था करता है। दोस्तों बारिश आ रही है
बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था इसको रिकॉर्ड करने का, इसलिए इसी सरसराहट में ही मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ी। इस वीडियो में बारिश की वजह से पीछे बैकग्राउंड में काफ़ी आवाज़ें आ रही होंगी, काफ़ी शोरगुल हो रहा होगा, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।